अगस्त 1964 अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने अपने पूर्ववर्ती जॉन एफ से वियतनाम में चल रहे संकट को विरासत में पाया। कैनेडी से यह संकट उत्तर वियतनाम से दक्षिण और शायद उससे आगे के साम्यवाद के प्रसार से जुड़ा हुआ है, जो शीत युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी स्थिति को खतरे में डाल रहा है। पहले उन्होंने दक्षिण वियतनामी सेना को प्रशिक्षण और सामग्री प्रदान की नीति अपनाई, लेकिन जब टोंकिन की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला हुआ तो उन्होंने और उनकी सरकार ने महसूस किया कि अब उन्हें इस लड़ाई में अधिक सक्रिय भाग लेने की जरूरत है। 1964 में अमेरिकी सैन्य परिसर ग्रह के अन्य भागों से भिन्न था। बड़ा और बेहद परिष्कृत, इसे माना जाता था कि यह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वियतनाम में इस तकनीकी चमत्कार को दुश्मन से लड़ने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ा। अमेरिकी नेताओं ने अपने सबसे महत्वपूर्ण उपकरण अमेरिकी सैनिकों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। विज्ञान ने अमेरिकी सैनिकों को अधिक सहनशीलता, बल, दुश्मन की ओर आक्रामकता और युद्ध तनाव से सुरक्षा की संभावना दी। यह ड्रग बढ़ावा दिए सुपरसैनिक का युग था, लेकिन जैसा कि इतिहास दिखाएगा, यह कीमत संलग्न थी। यह कहानी है कि कैसे वियतनाम युद्ध फार्माकोलॉजिकल युद्ध बन गया। वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। युद्ध के इतिहास में सैन्य कमांडरों ने विभिन्न तरीकों से अपने सैनिकों का उन्नति करने का प्रयास किया है, जीत की सुनिश्चितता के लिए। विश्व राष्ट्रों के निर्माण से पहले मानवता छोटी, खानाबदोश जनजातियों में बसती थी और संघर्ष में अधिक योद्धाओं वाली जनजाति अक्सर विजेता के रूप में उभरती थी, अपने दुश्मनों को हिंसा के उन्माद में मार डालती थी। हालांकि अन्य जनजातियों के गठबंधन बनाने के जोखिम का मतलब था कि सबसे बड़ी जनजाति भी खुद को संख्या में कम पा सकती थी, और इससे शायद आदर्श सैनिक बनाने के इतिहास में सबसे बुनियादी विकास हुआ, अनुशासन। सशस्त्र बलों में अनुशासन के स्थापना का युद्ध पर प्रभाव आसानी से भुला दिया जाता है, जिसने कमांडरों को सैन्य अभियानों को बेहतर निर्देशित करने की अनुमति दी। अनुशासन और कमान की श्रृंखला स्थापित करने से एक प्रमुख नवाचार मानकीकृत प्रशिक्षण हुआ है। आधुनिक दृष्टिकोण से मानकीकृत प्रशिक्षण सेना की दक्षता में सुधार करता है, क्योंकि इससे सेना को युद्ध में अपनी भूमिका स्पष्ट होती है। सैनिकों को युद्ध के लिए आवश्यक अनुशासन और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती थी, चाहे वह धार्मिक शिक्षा के माध्यम से या प्रियजनों के खिलाफ धमकियां हो, अगर वे उनसे अपेक्षित युद्ध के प्रतिबद्ध नहीं होते। इतिहास के पहले सुपर सैनिकों जैसे रोमन सेना ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और उनमें जीतने की इच्छा को स्थापित किया। यह एक संयोग नहीं है। सैनिकों को शारीरिक और मानसिक तैयारी सेनाओं का मुख्य हिस्सा है, जिसमें वे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में माने जाते हैं, जिससे उन्हें उद्देश्य के लिए बदलना स्वीकार्य होता है। 1960 का दशक की शुरुआत में दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति के प्रति अमेरिका की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए अनुशासन, प्रशिक्षण और जीतने की इच्छा जैसे 3 कारकों का अमेरिकी सैनिकों पर प्रभाव कैसा होता है, विचार करें। 1964 में अमेरिकी सशस्त्र बल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित अनुशासित बलों में से एक थे। उनके पास उत्कृष्ट हथियार, तकनीक और कोरिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभव था। यही वजह थी कि 1964 में टोंकिन की खाड़ी के घटनाक्रम के बाद, जिसमें उत्तरी वियतनामी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया, पर्यवेक्षकों को वियतनाम में अमेरिकी विजय का विश्वास था। यह अमेरिकी सैन्य भागीदारी की शुरुआत थी। हालांकि जब जीतने की इच्छा तीसरे कारक की बात होती है तो चीजें अधिक अस्पष्ट हो जाती हैं। अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक नेताओं के लिए
हस्तक्षेप की आवश्यकता स्पष्ट थी। अगर दक्षिण वियतनाम साम्यवादियों के कब्जे में आता तो निश्चित ही कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड चीन और सोवियत संघ की ओर झुकते, जिससे उन्हें प्रशांत महासागर में अमेरिकी हितों पर हमला करने की अनुमति मिलती अगर विश्व युद्ध तीसरा होता। इसलिए वॉशिंगटन में जीतने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन वे युद्ध नहीं कर रहे थे। सड़क पर आम लोग, जो अमेरिकी सशस्त्र बलों का बड़ा हिस्सा थे, वियतनाम के खतरों के प्रति उतने स्पष्ट नहीं थे। उनके लिए प्रशांत महासागर के पार हुए घटनाक्रम उनके दैनिक जीवन से परे थे। हालांकि अधिकांश अमेरिकी साम्यवादी दुनिया के खतरे को समझते थे, उन्हें यह भी बताया गया था कि अमेरिकी सेना इतनी मजबूत है कि उसे घरेलू या परमाणु युद्ध में भी हराया नहीं जा सकता। इसलिए उन लोगों और संस्कृति के लिए जो उनके लिए पूरी तरह अजनबी थे, दूसरे देश में युद्ध करने की प्रेरणा कम थी। विशेष रूप से उन सैनिकों में जिन्हें अमेरिकी संख्या बढ़ाने के लिए वियतनाम में लाया गया था, मनोबल में गिरावट आई। हालांकि उसकी सेना के कट्टर तत्वों में भी, जो लड़ाई में विश्वास करते थे, युद्ध के संचालन से बढ़ती निराशा थी। जबकि उनके दुश्मन ने जंगल में रहने और लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अमेरिकियों को इस तरह की लड़ाई की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता कम हो जाती थी। अतः अमेरिकी नेतृत्व ने पुरुषों की सहन शक्ति और दवाओं के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार के तरीकों पर विचार शुरू किया। उन्होंने विश्वास किया कि इस तरह के प्रदर्शन बढ़ाने वाले फार्मास्यूटिकल्स नागरिकों को सैनिकों में ढालने में क्रांति ला सकते हैं, उनके व्यवहार को इस तरह से बदल सकते हैं कि वे लड़ना चाहें और शायद पहली पीढ़ी के सुपर सैनिक भी बना सकें। यह नई बात नहीं है कि युद्ध एक शारीरिक रूप से मांगलिक कार्य था। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था, सैनिक की प्रमुख क्षमता थकान सहन करने की होती है, साहस केवल दूसरा गुण है। उद्धरण समाप्त। अमेरिकी सेना द्वारा तैयार की गई संघर्षों के विपरीत वियतनाम था। द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध में प्राप्त अनुभव के बावजूद अमेरिकी सेना के नेतृत्व ने दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम में लड़ाई में एक स्थापित मोर्चा रेखा की कमी महसूस की। यह एक क्षेत्रीय युद्ध था। कुछ क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियां अधिक थीं, जबकि अन्य कम थीं, और इसकी वजह समझना मुश्किल था। दुर्गम और घने जंगलों के कारण मार्च करना कठिन था। वाहनों का उपयोग करने की संभावना नहीं थी, चाहे वे बख्तरबंद हों या अन्य। इसके साथ अमेरिकी सैनिकों के पास दिए गए भारी उपकरण, जो युद्ध के समय वरदान लेकिन इस गर्म और आर्द्र वातावरण में अभिशाप बन जाते हैं। यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि वियतनाम एक ऐसा संघर्ष था जो सबसे मजबूत पश्चिमी शरीर को भी तोड़ सकता था। हेलीकॉप्टरों के द्वारा सैनिकों को बड़े हिस्से पार करने की अनुमति होने पर भी उतरने के बाद समस्याएं बनी रहीं। हेलीकॉप्टर वहीं उतर सकते थे जहां उतरने की सुविधा थी, और अक्सर छिपे हुए दुश्मन की स्थितियों के ऊपर से गुजर जाते थे। इस प्रकार अमेरिकी सैनिकों को अपने दुश्मन की तलाश के लिए जंगल में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उम्मीद थी कि वे उन्हें पर्याप्त ताकत के साथ लड़ सकें ताकि एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। शारीरिक प्रशिक्षण निश्चित रूप से प्राथमिकता थी ताकि पुरुषों को वियतनाम की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके, पर प्रकृति की भी सीमाएं थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कई डॉक्टरों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर पीईपी गोलियों पर अनुसंधान किया, जिन्हें थकान के प्रभावों को रोकने के लिए तैयार किया गया था। वियतनाम में शोध के परिणाम स्वरूप सैनिकों की सतर्कता और सहनशीलता बढ़ाने के लिए डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइंस प्रदान की गई थीं। यह दवा आज भी नार्कोलेप्सी और एडीएचडी के इलाज के लिए उपयोग होती है, लेकिन वियतनाम में इसे प्रदर्शन वृद्धि और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए तैयार किया गया था। अमेरिकी सेना के निर्देशानुसार 34 घंटे की गश्त के लिए 20 मिलीग्राम डोज अमेरिकी सेवा कर्मियों को दिया जा सकता था, जिससे बिना दवा की तुलना में सुधार होना चाहिए था। सैनिकों की गवाही के अनुसार जारी की जा रही सटीक खुराक को नजरअंदाज किया गया था। उन्हें यह कैंडी की तरह बांटा जा रहा था। वास्तव में बाद में यह पता चला कि अमेरिकी नौसेना इस दवा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता थी,
क्योंकि नाविकों को अक्सर जहाजों और गश्ती नौकाओं पर अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता था जब बहुत कम गतिविधि हो रही होती थी और परिणाम स्वरूप उन्हें जागृत रखने के लिए बहुत कम प्राकृतिक उत्तेजना होती थी। 1977 में हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन क्राइम की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केवल 1977 और 1969 के बीच सशस्त्र बलों के सदस्यों को 225 मिलियन उत्तेजक गोलियां जारी की गई थीं। डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारने के लिए औसतन यह पाया गया कि नौसेना के प्रत्येक सेवा सदस्य ने वार्षिक रूप से 21.1 गोलियां खाई होंगी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने 17.5 गोलियां खाईं, जबकि अमेरिकी सेना ने 13.8 गोलियां लीं। सैन्य नेतृत्व के दृष्टिकोण से इन गोलियों का एक अतिरिक्त लाभ था कि इससे आक्रामकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती थी। युद्ध में एल्टन मैनेजियोनी LERP पलटन के सदस्य थे। उन्होंने बताया कि ये गोलियां बहादुरी का एहसास दिलातीं और आपको जागृत रखतीं। हर दृश्य और ध्वनि बढ़ गई थी। आप सबसे जुड़े हुए थे और कभी-कभी आपको अजेय महसूस होता था। जैसे कि यह कम था, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन गोलियों को अक्सर नियमित स्टेरॉयड इंजेक्शनों के साथ दिया जाता था। लेकिन डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन कोई चमत्कारी दवा नहीं थी और नियमित उपयोग करने वालों के साथ समय के साथ कई समस्याएं उभरती थीं। दवा का गलत उपयोग हृदय और परिसंचरण प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे छाती में दर्द, सांस की दिक्कत, सुन्नता, ठंडे हाथ पैर या पीलापन हो सकता है। इन प्रभावों से भले ही उपचार किया गया हो, उपयोगकर्ता के बाद में हृदय समस्याओं का सामना कर सकता था। मैनेजियोनी के अनुसार लेने वाले के वातावरण से जुड़ने की भावना मस्तिष्क को अधिकार कर सकती है, जो प्राप्त जानकारी का संसाधन कठिन बना सकती है। यह अनियंत्रित आक्रामकता, अवास्तविक चीजें देखने, पागलपन और अनावश्यक जोखिम लेने की वजह बन सकता है। संक्षेप में, इसका सैनिक के अनुशासन में कमी, दूसरों पर प्रभाव, इकाई की एकता में क्षति और टीम को खतरे में डालने का परिणाम हो सकता है। डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइंस का सेवन स्वैच्छिक था, लेकिन उस समय सैन्य इकाइयों में, खासकर वियतनाम में सेवाएं निभाने के लिए इन गोलियों को स्वीकार करने की संस्कृति थी। इसे पेशकश किए जाने वालों में से कुछ ही लोग इसे ठुकराते थे। कमांड की श्रृंखला के ऊपर से भी दबाव था, गोलियां लेने के लिए इस डर से कि एक अत्यधिक थका हुआ सैनिक जिसने गोलियां नहीं ली हैं, उन अन्य सैनिकों को पीछे कर सकता है जिन्होंने ली है। इन सैनिकों को अक्सर गोलियां तब पेश की जाती थीं जब उन्हें लगता था कि उनकी सहन शक्ति कम हो रही है और दवाएं लेने के प्रति उनका मानसिक प्रतिरोध सबसे कमजोर था। शोधों से पता चला कि वियतनाम तैनाती से पहले केवल 3.2% अमेरिकी सैनिक नियमित रूप से एम्फेटामाइन दवाओं का उपयोग करते थे। मानक 1 वर्षीय ड्यूटी टूर के समापन पर यह संख्या 5.2% पर पहुंच गई, अर्थात 1970 में 19,000 अमेरिकी सेवाकर्मी अपने क्षेत्र में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए नियमित रूप से उत्तेजक दवाएं ले रहे थे। इस तरह के नियमित उपयोग का एक बड़ा नुकसान था, और वह यह था कि पुरुषों के अपने शरीर की रसायन शास्त्र इन दवाओं को प्राप्त करने की आदत डाल लेता था, अर्थात वे नशे का शौकीन हो जाते थे। यह समस्या उत्पन्न करता था जब दवा की ऑपरेशनल आवश्यकता नहीं होती और इसलिए इसे नहीं जारी किया जाता था। लेकिन अब जैसा शरीर पर निर्भरता थी, वैसे ही शारीरिक और मानसिक परिणाम होते थे। हजारों लोग इन उत्तेजक दवाओं को लेने के आदी हो गए, इस तथ्य की सामान्य अज्ञानता के कारण कि आप ऐसी गोलियां नहीं ले सकते बिना उनके दीर्घकालिक प्रभाव के। सैन्य नेतृत्व के दृष्टिकोण से यह सिर्फ एक और कारक था जिससे उन्हें अपने सैनिकों की मानसिक भलाई के मामले में निपटना था। सैनिकों का मनोबल सफल अभियान के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे कम होने पर सैनिकों में पराजयवादी भावनाएं, अनुशासन की कमी और युद्ध में प्रयास की हानि उत्पन्न हो सकती है, जो सामूहिक आत्महत्या की स्थिति तक पहुंच सकती है। सैन्य चिकित्सा ने 20वीं सदी की शुरुआत और आधुनिक मनोचिकित्सा के उत्पत्ति तक युद्ध में मनोविज्ञान की भूमिका की सराहना नहीं की।
शारीरिक और मानसिक बीमारियों ने सेना की इकाइयों की ताकत को कमजोर किया और 1950 के दशक के मध्य तक सैनिकों की मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए बड़े प्रयास किए गए थे। अमेरिकी सेना ने फिर से दवा को शारीरिक चोट के समाधान के रूप में देखा। वियतनाम में युद्ध की मानसिक तनाव से निपटने के लिए चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग की गई दवा क्लोरप्रोमाजिन थी, जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने थोराजिन ब्रांड के तहत निर्मित की थी। थोराजिन एक फेनोथियाजिन एंटीसाइकोटिक दवा है, जिसका मतलब है कि यह मस्तिष्क के भीतर डोपामाइन पदार्थ का उपयोग करके भेजे गए संदेशों को अवरुद्ध करके काम करती है। यह शांतिपूर्ण समय में सिजोफ्रेनिया, उन्मत्त अवसाद और बच्चों की गंभीर व्यवहारिक समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग होता था। लेकिन वियतनाम में इसे व्यापक रूप से युद्ध की चिंता के उपचार के लिए वैलियम के समान उपयोग किया जाता था। इसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए अमेरिकी राज्य की सेना में खुलकर प्रचार किया। शोध ने इन दवाओं की प्रभावशीलता और उपयोग का समर्थन किया। उस समय के मनोचिकित्सकों ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की मानसिक टूटने की दर 10% और कोरियाई युद्ध में लगभग प्रतिशत थी। वियतनाम में यह 1% तक घटकर 12 मामले प्रति 1000 सैनिक हो गया। कागज पर तब दवाओं का उपयोग सैनिकों को युद्ध से चिंता और मानसिक थकान से बचाने में प्रभावी प्रतीत होता था, लेकिन शीघ्र ही आलोचकों ने इन आंकड़ों की कमजोरी का उल्लेख करना आरंभ कर दिया। सैन्य मनोचिकित्सक जल्दी ही यह दर्शाने लगे कि दवाएं अक्सर शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण था कि वे तनाव के कारणों का समाधान नहीं कर रहे थे। नागरिक दुनिया में दवाओं का उपयोग मरीजों के लंबे समय के इलाज में मदद करने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिना उचित मनोचिकित्सा के ली गई दवाएं समस्याओं को छिपाती हैं, जिन्हें वे हल करने के लिए बनाई गई थीं, जो मनोविज्ञान में गहराई से जमी रहती हैं और जो वर्षों बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के रूप में उभरने का जोखिम बढ़ाती है। लेखक लुकास कामियंस्की की पुस्तक शूटिंग अप ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स एंड वॉर के लिए किए गए शोध के अनुसार सैन्य नेताओं का मानना था कि अकेले एंटीसाइकोटिक दवाएं युद्ध के आघात को नकारती हैं, जिसके चलते संघर्ष समाप्त होने पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मामलों में वृद्धि हुई। युद्ध क्षेत्र से बाहर होकर अमेरिका में अपने सामान्य जीवन में लौटने के बावजूद उन्हें अनपेक्षित भावनात्मक विस्फोट और अनचाहे स्मृतियों से निपटने की तैयारी नहीं थी, जो उन्हें लगातार परेशान करती थीं। निर्धारित दवाओं से आघात को नियंत्रित नहीं कर पाने पर हजारों पूर्व सैनिकों ने मनोरंजक दवाओं का विकल्प चुना। वियतनाम के संघर्ष के दौरान अमेरिकी सैनिकों में मनोरंजक दवाओं, विशेषकर मारिजुआना के उपयोग की प्रसिद्धि बढ़ी थी। इसकी छवि उन हेलीकॉप्टरों के बराबर गहराई से जुड़ी हुई थी जो M16 राइफल वाले सैनिकों को ले जा रहे थे। यद्यपि संयुक्त राज्य ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, वियतनाम के सैन्य कमांडर इसके उपयोग को सहन कर रहे थे। इसे पुरुषों के लिए एक और सामरिक गतिविधि जैसे नियंत्रित दवाएं और शराब की तरह देख रहे थे। अन्य अधिकारियों ने यह निराशाजनक रूप से स्वीकार किया कि चाहे आधिकारिक स्रोतों से हो या 1960 के दशक की अमेरिकी काउंटर कल्चर से, सैनिकों में बढ़ते ड्रग उपयोग को रोकना असंभव था। इसलिए उन्होंने ड्यूटी के बाहर अपने सैनिकों को स्वयं की चिकित्सा करने की अनुमति दी। जनवरी 1960 में जब वियतनाम का अनुभवी जॉन स्टीनबेक ने वॉशिंगटनियन पत्रिका के लिए ड्रग उपयोग की सीमा का खुलासा करने वाला एक लेख लिखा, तब सेना को मजबूर होना पड़ा। जवाब में अमेरिकी सेना ने ड्रग उपयोगकर्ताओं पर सख्त अभियान चलाया। एक सप्ताह में 1000 सैनिकों को ड्रग आरोपों में गिरफ्तार किया। फिर भी मनोरंजक ड्रग उपयोग एक व्यापक समस्या बनी रही। 1977 की एक रक्षा विभाग रिपोर्ट के अनुसार 21% अमेरिकी सशस्त्र बलों ने मारिजुआना और 31% ने एलएसडी, मेस्कलाइन या साइलोसाइबिन मशरूम जैसे साइकेडेलिक्स का सेवन किया था। इसके अतिरिक्त 28% ने माना कि उन्होंने कोकीन या हेरोइन जैसी कठिन नशीली चीजें ली थीं, जिनकी उपलब्धता कंबोडिया में चल रहे घरेलू युद्ध के कारण बढ़ी थी, जिसे नशीली चीजों के व्यापार से पोषित किया गया था।
ऐसे आंकड़े ने लोगों को घर में डराया और अमेरिकी प्रेस में यह बताया गया कि नशेड़ी जीआई अपराध और हिंसा फैलाने के लिए घर वापस आ रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिकी सरकार ने 1977 में ऑपरेशन गोल्डन फ्लो नामक एक अभियान शुरू किया, जिसमें सभी लौटने वाले सैनिकों को घर उड़ान भरने से पहले मूत्र परीक्षण कराने की आवश्यकता थी। असफल लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वियतनाम में रहना पड़ा, जो सैनिकों को अपने दौरे के अंतिम दिनों में उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहन देता था। हालांकि उनके कमांडिंग अधिकारियों ने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए जारी किया हो या युद्ध की भयावहता से राहत पाने के लिए वियतनाम के काले बाजार से खरीदा गया हो, अमेरिकी सैनिकों में नशीली दवाओं की संस्कृति दृढ़ हो गई है और इससे मुक्त होना कठिन होगा। लुकास केमियंस्की अपनी किताब में कहते हैं कि नशीली दवाओं के प्रभाव ने वास्तविकता में युद्ध के समय अमेरिकी सैनिकों द्वारा वियतनामी लोगों पर हुए अत्याचारों को उत्तेजित किया। उन्होंने एक सैनिक की गवाही उजागर की, जिसने स्वीकार किया कि विस्तारित युद्ध गश्त के दौरान डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइंस का उपयोग करने के बाद जब गश्त खत्म हुई और उसे अब गोलियां नहीं मिलीं, तो उसने एक समय वियतनामी बच्चों के एक समूह पर हमला करने पर विचार किया, जबकि वह खुद को रोक सका। प्रश्न यह है कि कितने लोग समान परिस्थितियों में इतने नियंत्रित नहीं थे और ने कितने संभावित भयानक कार्य किए। युद्ध समाप्त होने के बाद कई सैनिकों ने या तो कठिन पुनर्वास कार्यक्रमों का सामना किया या कुछ दुखद मामलों में नशीली दवाओं के उपयोग में और गहरे डूब गए। लेकिन जबकि वियतनाम युद्ध ने एक सैनिक के प्रदर्शन को सुधारने के लिए दवाओं के उपयोग की कुछ समस्याओं को उजागर किया, इसने किसी भी तरह से तर्क को समाप्त नहीं किया। पश्चिमी संस्कृति जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दवाओं का प्रचार करती है, जो सैन्य दुनिया में भी फैल गया है। सैन्य कमांडर और मनोचिकित्सक युद्ध के दशकों बाद भी इस पर बहस करते हैं कि दवाओं का सैनिकों के लिए क्या उपयोग हो सकता है। इस प्रथा के समर्थक यह मानते हैं कि आधुनिक दवाओं और मनोचिकित्सा की बढ़ती स्वीकृति के कारण युद्ध की कठिनाइयों से निपटने में सैनिकों की मदद के लिए दवाओं का उपयोग अब अधिक सुरक्षित है। सैन्य अभियानों की जरूरतों को पूरा करने के दबाव ने विशेष रूप से 2000 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान दवाओं के नियमों में ढील दी है। 2008 में अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों ने बताया कि अक्टूबर 2003 की माह में 30,000 गोलियां सेवा कर रहे सैनिकों के लिए नशीली दवाओं के नुस्खे की तुलना में सितंबर 2007 तक प्रति माह 50,000 से अधिक हो गए थे। यह उन्हें युद्ध थकान या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से चिकित्सा रूप से अमेरिका वापस भेजने से बचाने के लिए किया गया था। 2009 में मेलोडी पीटरसन ने एनबीसी रिपोर्ट में बताया कि नवीनतम हथियारों और उच्च तनाव वाले परिवेश में तैनात सैनिकों को दिए गए कुछ एंटी डिप्रेसेंट इतने शक्तिशाली थे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिविल एयरलाइन पायलटों को उनका सेवन करके उड़ान भरने से रोक दिया। सैनिकों को अपने प्रभाव में जीवन और मृत्यु के निर्णय लेने की अनुमति थी। आज ड्रग संवर्धित सुपर सैनिकों की संभावना, जो बड़ी दूरी त्वरित तरीके से पार कर सकते हैं और युद्ध की अनैतिकता से प्रभावित नहीं होते, एक विज्ञान कथा की दुनिया की ओर बढ़ती है, क्योंकि सैनिकों की सहायता के लिए तकनीकी उपयोग बढ़ रहा है। सैनिकों के लिए कितनी चिकित्सा हस्तक्षेप सुरक्षित है, यह विवादास्पद विषय है, खासकर जब पूर्व सैनिकों की समस्याएं पश्चिम में कार्यालय की प्रतिस्पर्धा करने वाली पार्टियों द्वारा राजनीतिक फुटबॉल के रूप में उछाली जा रही हैं। किसी न किसी तरह यह मुद्दा जल्दी समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रहा है।